मोरियामा एनिमेशन प्रोड्यूस प्रोजेक्ट एसोसिएशन, जिसे लोग आजकल माप्पा के नाम से भी जानते हैं. Mappa is an animation studio which was created by Masao Moriyama. And in this video, we are going to dive into the story of this studio. How at the age of 70, Masao Moriyama decided to leave a already established studio, Madhouse, and start Mappa. In this video, we are going to talk about that. So without wasting any more time, let's roll the intro and let's get started. मासाओ मोरियामा का जन्म 1941 मियागी प्रीफेक्चर के शियोगामा शहर में हुआ था. होसे यूनिवर्सिटी से 1963 में ग्रेजुएट होने के बाद he joined Mushi Productions in 1965, which was a pioneer in early days of Japanese TV animation. 1972 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते after leaving Mushi Productions, he founded Madhouse Studio with some of his colleagues, ओसामू डेज़ाकी, रीन तारो एंड योशियाकी कावाजीरी. मैड हाउस को कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए और कौन से पे नहीं, इसका फैसला मोरियामा ही करते थे. यानी कि प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट देने का काम मासाओ मोरियामा का ही था. मोरियामा ने बहुत से फेमस डायरेक्टर्स की फिल्म प्रोड्यूस की है, जैसे सातोशी कॉन की परफेक्ट ब्लू, मिलेनियम एक्ट्रेस, टोक्यो गॉडफादर्स एंड पेपरिका. 2010 में सातोशी कॉन की पेपरिका के बाद वो उनके साथ उनकी अगली मूवी पे काम कर रहे हैं, ड्रीमिंग मशीन. बट इस प्रोजेक्ट को डिले करना पड़ गया बिकॉज ऑफ सातोशी कॉन्स डिमाइस, और ड्रीमिंग मशीन एक ड्रीम ही रहेगा. The 14 June 2011 में मोरियामा established Mappa Studios at the age of 70, leaving his 30 years old Madhouse Studios. जिसका रीजन लोग Madhouse में हुए फाइनेंशियल क्राइसिस बताते हैं, but according to Moriyama, there was a little freedom left in the things that I wanted to work on, because I wanted to do things that I wanted to do. I decided to create a separate company, Mappa, after leaving Madhouse so that I could work on things that I wanted to work on. ये थे उनके words in an interview to Operation Rainfall. He also said that large organizations with little freedom is not my taste. अब माप्पा एस्टेब्लिश हो गया था. मैड हाउस को भी मासाओ मोरियामा ने छोड़ दिया था. He got his freedom and creativity back. तो अब तो सब कुछ स्मूथ गया होगा. नहीं, माप्पा ने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे तो काम करना शुरू कर दिया था, बट मैड हाउस में मोरियामा का इनिशियल गोल था सुनाओ काताबुची की इज दिस द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस करना. लेकिन लैक ऑफ फ्रीडम और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के चलते उसमें इश्यूज आ रहे थे. इसीलिए उन्होंने माप्पा एस्टेब्लिश किया, ये सोच के कि मूवी अब स्मूथली प्रोड्यूस हो जाएगी. लेकिन माप्पा को अगले 3 साल लग गए सिर्फ प्रोडक्शन शुरू करने में ही, बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज इन रेजिंग फंड्स, क्योंकि माप्पा डिमांड्स मीट नहीं कर सकता था, और साथ ही में माप्पा ओवरवर्क्ड था. माप्पा की शेड्यूलिंग और वर्क कल्चर सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है. माप्पा के एक एनिमेटर हिसागी इगुइची ने कहा था कि he would never work with Mappa again because माप्पा के साथ काम करते हुए he was involved in something absurd. माप्पा के एक और एनिमेटर मूशु ने भी माप्पा की वर्क कल्चर और एम्प्लॉय ट्रेनिंग को क्रिटिसाइज किया. इप्पे इची, एक एनिमेटर का क्लेम था कि नेटफ्लिक्स के अंदर एक एनिमे प्रोड्यूस करते टाइम माप्पा was offering a pay of 3800 yen per cut, but according to him 15,000 yen per cut एनिमेटर्स का मिनिमम पे होना चाहिए. और ये कोई 19-20 का फर्क नहीं है. फॉर एग्जाम्पल माप्पा के पे के अकॉर्डिंग अगर कोई एनिमेटर 10 कट्स पे काम करता है तो उसे 38,000 येन मिलेंगे, बट वहीं इची के अकॉर्डिंग इट शुड बी 1,50,000 येन, एंड दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस. माप्पा से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो अपने क्रिएटर्स को अनरीजनेबल कॉम्पेंसेशन क्यों दे. Dude, they are the reason you are able to produce these anime. मासाओ मोरियामा ने 5 साल बाद 2016 में सुनाओ काताबुची की इज दिस द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड रिलीज की, और उसके बाद उन्होंने माप्पा की सीईओ वाली पोजीशन से भी रिजाइन कर दिया और चेयरमैन बन गए. एंड एट द एज ऑफ 75 उन्होंने अपना एक और स्टूडियो बना लिया, स्टूडियो एमटी, और माप्पा की सीईओ वाली पोजीशन मिली मानाबू ओत्सुका को, जिनसे रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद नहीं है, बट जितनी भी है वो भी कुछ बढ़िया नहीं है. इनके अंडर माप्पा ने 2016 से लेकर 2020 तक 22 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, including some original anime, some manga and manhwa inspired anime and some video game. 2020 तक तो माप्पा was flourishing, बट उसके बाद से ये मानो कि माप्पा की इमेज खराब हो गई. लोग उनकी शेड्यूलिंग को क्रिटिसाइज करने लगे. कुछ एनिमे तो माप्पा की एनिमेशन क्वालिटी तक गिर गई. हम सभी लोगों ने जेजे के सीजन 2 देखा ही है. बट अगर माप्पा की इस डार्क साइड को नहीं देखे तो उन्होंने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4, अटैक ऑन टाइटन फाइनल पार्ट 1 and 2, जुजुत्सु काइसेन सीजन 2, चेन
चेनसो मैन, हेल्स पैराडाइज और विनलैंड सागा सीजन 2 जैसे बड़े एनिमे पे ऑलरेडी काम कर लिया था, जिसमें अगर जैसे कि सीजन 2 को हटा दे तो बाकी सब में माप्पा की एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच। इन सभी के चलते माप्पा एक पावर हाउस स्टूडियो की तरह एस्टेब्लिश हो गया था एंड माप्पा की इन्फ्लुएंस इस टाइम जितनी है आई डोंट थिंक किसी और स्टूडियो की होगी। और अब यहाँ से Mappa can either rise or fall. The studio that came back from dead is maybe heading into a storm. So guys, that was it for the video. अगर अभी भी देखा जाए तो Mappa is definitely not in the good books of anime fans, but they definitely are successful, and I think that's what matters the most. Tell me in the comment section what do you guys think about this miserable studio, and I will see you guys in my next video. Till then, take care. Mata ne nakamas.